वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में। आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं एक ऐसे इंसान जो किसी परिचय के आज मोहताज नहीं है। ये चाहे भारत हो, बिहार हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर दुनिया के बहुत सारे देश हों, वहाँ भी इनका नाम प्रचलित हो चुका है। ये बिहार में, मुजफ्फरपुर में और भारत में PIL मैन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के इंसान के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि ये चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, इन सब के खिलाफ इन्होंने याचिका दायर की है, इन सब के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर किया है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा जी। आज हम इनसे बात करेंगे इनसे जुड़े व्यक्तित्व के बारे में और वकालत के बारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं ओझा जी से। नाम। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वकालत होती क्या है? देखिए, वकालत पेशा जो है वह कंप्लीट समाज का सेवा की पेशा है और समाज में जो गरीब गुरबा लोग हैं या समाज में जो भी फैले भ्रष्टाचार है या समाज में जो भी कुरीतियाँ होती है या समाज में जो भी कानून का उल्लंघन होता है, उस दृष्टिकोण से अधिवक्ता का फर्ज बनता है कि वह न्याय और सिर्फ न्याय दिलाए। ठीक है, तो आप कहते हैं न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो आज जज, वकील या फिर कह तो बड़े बड़े पद पे बैठे ऐसे ऐसे लीगल लोग इलीगल बन चुके हैं। वो लोग बिकते जा रहे हैं, वो पैसे के दम पे जजमेंट को इधर से उधर कर दे रहे हैं। तो आज के डेट में न्याय क्या है? देखिए, जहाँ आपका सवाल है, मेरा जो समझ है कि अभी तक मेरे नज़र में इस तरह का कोई वाकया नहीं आया है। अगर कोई आपके नज़र में वाकया आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके खिलाफ भी लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, तो ये हमें लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब हमें समझ में नहीं आता कि आप जब इतने बड़े आप शी जिनपिंग तक आप जनहित याचिका PIL दायर कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर आपके नज़र में ऐसे लोग नहीं आए हैं सामने, तो मेरे नज़र में या मेरे समझ में ये चीज़ थोड़ा सा पचता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि इसलिए कि जुडिशियरी का जहाँ तक बात है, जहाँ जजशिप का बात है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे नज़र में अभी तक ले कोई ऐसा नहीं आया है कि कोई जज पैसा लेके न्याय बेचता हो, पैसा लेकर के न्याय नहीं करता हो, अन्याय करता हो। तो आप एक बात समझ लें, आपने जो क्वेश्चन छेड़ ही दिया है, तो निचली अदालत में जो भी फैसलाएं होती है, उस फैसला को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की यहाँ अपील की जाती है। अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लेवल के जो फैसला होता है, उसके लिए हाई कोर्ट बना हुआ है और हाई कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी कोई फैसला आपको लगता है इस तरह का, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा कर के और उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो न्याय का प्रक्रिया बना हुआ है, वह न्याय का प्रक्रिया ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक पद पर बैठ करके चाहे कि मैं न्याय को बेच दूं, तो यह संभव हमारे देश में नहीं है। इसलिए कि हमारे देश में न्याय को व्यापक रूप से बनाया गया है और इसको आगे बढ़ाया गया है कि एक अगर गलत करता है तो उसके चैनल लगाई, उसके आगे भी लोग हैं, और ऐसा कुछ आया भी है देश में। तो आप भी देखे होंगे अखबार के माध्यम से, टीवी माध्यम से, तो ऐसे व्यक्ति सस्पेंड हुए हैं, बर्खास्त हुए हैं और उस पर कार्रवाई की गई। ठीक है, आप कहते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर होना ही चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें यही संविधान दिया था, जस्टिस जो है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आज हम सही मायने में देखें तो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए जो जस्टिस है वो बहुत बदल चुका है। अमीर लोग जो हैं वो एक दिन में जाकर बेल ले लेते हैं, एक दिन में जाकर वो अपना केस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होता है। प्रशांत भूषण का एक बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा केस स्टडी है। प्रशांत भूषण हो या फिर बहुत सारे लोग हो जो रात के 2-2 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट को खुलवा लेते हैं, लेकिन क्या मैं जाकर खुलवा सकता हूँ? नहीं खुलवा सकता हूँ। तो कैसे एक है? कुछ त्रुटियां हैं, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ। आपने जो प्रश्न रखा है, कुछ मुझे भी सुनने को मिला है, अभी नज़र में नहीं आया लेकिन सुनने को मिला है कि इस तरह के कुछ त्रुटियां होती है। तो अब आज अगर देखिए, अधिवक्ता संघ भी जो है वह पूरे बार यहाँ से लेकर के बार काउंसिल तक
ऐसा कुछ संज्ञान में अगर एसेशन को आता है तो समय समय पर जजेज के संज्ञान में एसेशन के माध्यम से रखी जाती है। सुधार देखिए, जो भी आपका संविधान बहुत पुराना पहले बना हुआ है और जो भी लैचेज हैं इसमें एक बहस का ही विषय है और बहुत बड़ी बहस की विषय है। और इसको सुधार के लिए जब तक न्यायपालिका विधायिका दोनों नहीं मिलेगा तब तक ये संभव नहीं है। तो इस तरह की जो त्रुटियां आप बता रहे हैं सागर है, तो इसके लिए बहुत सारा व्यापक सुधार की आवश्यकता है। और ठीक बात है कि जो पैसे वाले हैं उनकी त्वरित सुनवाई जल्दी हो जाती है, इस तरह का सुनने में मुझे भी मिलता है। ये नहीं होनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां में इस पर विधायिका को भी कमांड करना चाहिए और एसोसिएशन को भी ध्यान देना चाहिए और आगे पहल करना चाहिए। और इसी पहल में मैं सबके साथ। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमें लगता है कि इस पे आपका भी फर्क बनता है क्योंकि आप उस पोस्ट पे हैं जहाँ पे आप इस सुनवाई को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों का संविधान, भारत 73 साल का हो चुका है, 1947 से लेकर 2020 तक 73 साल हम लोग हो जाएंगे, लेकिन अभी तक अगर हम लोग इस चीज़ पे बहस ही करें तो ये शायद हमारे लिए कमजोरी की बात है। हमें इस चीज़ को आगे करना चाहिए, जैसा आपने समाधान दिया है इस पर हम लोग को बात करनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि जब भारत विरोधी बातें होती है, बहुत सारे लोग भारत विरोधी बातें करते हैं, फिर बात कहते हैं कि जब उनके बातों को लोग अपोज करते हैं या फिर जब किसी सरकार के द्वारा उसको अपोज किया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हनन है, हम भारत में बैठ के भी भारत के खिलाफ बोल सकते हैं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। इस पर क्या कहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ इस बात से जो आपने रखा है। मैं 49 फिल्मी कलाकारों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था इसी मुजफ्फरपुर कोर्ट में। क्यों किया था कि इन्होंने कहा कि भारत में असहिष्णुता है, मुस्लिम असुरक्षित है, दलित असुरक्षित है और प्रधानमंत्री को पत्र दिया था। कंप्लीट पूरे भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को, पूरे देश को कटघरा में उन लोगों ने खड़ा कर दिया अपनी इसी अभिव्यक्ति की बात को कह करके। मैंने केस किया, कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया और उस केस में एफआईआर भी दर्ज हुआ। परंतु दुर्भाग्य ऐसा है, मुझे कहना पड़ता है कि जिस देश के लिए मैंने किया, जिस अच्छाई के लिए मैंने किया, उल्टे सारे पदाधिकारी, उल्टे सारे नेतागण हम पर कैसे मुकदमा चले, इसके लिए एक भी कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन चूंकि कानून के बिंदु से मैं पुष्ट था, कानून के बिंदु से मैं दुरुस्त था, इसलिए हम पर वो कार्रवाई नहीं हो सकी। हम पर 211 चलाने तक का कार्रवाई का लिख दिया गया और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें कई मुख्यमंत्री शामिल थे, उसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। इवन की जुडिशियरी पर जो आपने क्वेश्चन अभी रखा है पूर्व में, जो जुडिशियरी पर आपने कहा है, जुडिशियरी पर भी प्रेशर दबाव बनाने का कार्य किया गया था, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो होगा और हो माने कोई भी भारत का विरोध में बोलेगा और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। जो परिस्थितियाँ ये लोग खड़ा कर रहे हैं, चाहे जो पार्टी के लोग हों, चाहे जो सरकार के लोग हों, मैं बहुत गर्व से और बहुत आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि जब तक आप कार्रवाई उसे व्यक्ति पर नहीं करेंगे, आप वहाँ पर बड़ा देखेंगे, छोटा देखेंगे, उसको तौलेंगे छोटे बड़ा के रूप में, आप कानून के दृष्टिकोण से छोड़ करके उसके दूसरे दृष्टिकोण से नापना तोलेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा देश में विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप भारत के विरोध में बात कर रहे हैं, आप पर कार्रवाई नहीं हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। भारत के में रह करके हम भारत के विरोध कैसे कर सकते हैं? और अगर स्वतंत्रता हमको अगर संविधान में दिया है तो देश के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता नहीं दिया है कि आप तो देशद्रोह क्यों बनाया गया? देशद्रोह आपके संविधान में और आईपीसी में क्यों लाया गया? लेकिन आज कई मुकदमा देशद्रोह का इस देश में चल रहा है, आज कई मुकदमा हो रहा है देशद्रोह का। मैंने देशद्रोह का ही मुकदमा किया था। अगर बड़े लोग हैं तो बड़ा बवाल हो जाता है, बचाने का प्रयास शुरू हो जाता है, तो छोटे का भी मनोबल बढ़ेगा और देश के खिलाफ बोलने में नहीं हिचकेगा कि भाई कोई बोलता है कुछ नहीं होता है, जबकि होनी चाहिए कि देश के खिलाफ छोटा हो या बड़ा हो, पहले देश है,
उसके बाद राज्य है, जिला है, गांव है, समाज है और व्यक्ति है। देश नहीं है तो हम किस काम के, हम व्यक्ति किस काम का है। इसलिए देश का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है, और देश के सम्मान पर कोई व्यक्ति ठेस पहुंचाता है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है। बड़ा छोटा के फेर में छोटा फंसता है, बड़ा बचता है, ये देखने को मिला। आपने जो बात कही, अगर हम जेएनयू केस को ही, अगर 2016 के जेएनयू केस को ही मुद्दा बनाए, वो तो पहले से रहा था, लेकिन एक चैनल ने 2016 के 9 फरवरी को उसको उजागर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो मुख्य आरोपी था वो हमारे बगल में, आपके बगल में बेगूसराय से लोकसभा का सांसद पद का उम्मीदवार बन जाता है वामपंथियों के द्वारा। तो आप कह रहे हैं कि हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे तो यही क्या तो होगा? दुर्भाग्य है कि अगर एक सरकार कार्रवाई की बात करती है तो दूसरे तरफ विपक्ष अपना रोल को भुला करके अपने वोट की राजनीति में बचाने का प्रयास करते हैं, और वही सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा करने का कार्य करते हैं। आज सिद्ध हो गया ना कि कन्हैया कुमार पर 4 सीट दिल्ली सरकार दायर कर दी ना। फिर जब बात उठी थी, चाहे जिस पार्टी के लोग, चाहे जिस विपक्ष के लोग हों जो उसमें विरोध कर रहे थे, आज जनता को चाहिए कि उसको चहेट चहेट करके उसको वोट से वंचित करे और उसको विरोध करे। आप देश के खिलाफ कोई व्यक्ति हो, मैं हूं, कोई हो, देश के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो उससे बड़ा गद्दार मैं किसी को नहीं मानता हूं। वो चाहे कोई नेता हो, वकील हो, जनता हो, पत्रकार हो, कोई हो, मेरा देश सर्वोपरि है। देश है तब हम हैं। आपने जो बात बोला, बातें तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई देश के खिलाफ बोलता है तो खून तो खौलता है, लेकिन कोई भी अपने घर से नहीं निकलता है। सब चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, मैं नहीं। बहुत सारे केस, शरजील इमाम ने असम को काटने की बात की, कन्हैया कुमार की बात हुई, बहुत सारे लोगों की बात हुई, लेकिन जब बात आती है जनता को उनको सजा देने की, तो जनता का खून जो है वो टीवी डिबेट के सामने खौलता है। टीवी देखते ये बहुत अच्छी बात आपने कहा है, लेकिन वो हम पर लागू नहीं होगा। हमने जो भी ऐसा कुकृत्य किया उसको मुकदमा करने का कार्य किया और बेझिझक किया है और करता रहूंगा। मेरे संज्ञान में इस तरह का जो बातें आएगा मैं वो करूंगा। देश के हित में मैं करता रहूंगा, इसके लिए चाहे जो खमेजा। मेरा एक सवाल इसी टॉपिक से, मेरा आखिरी सवाल है इस मुद्दे से, कि क्या ये दूसरे देश में होता है? क्या ये सऊदी अरब में होता है? क्या ये ईरान में होता है? क्या ये इंग्लैंड में होता है? क्या ये यहूदियों के इजराइल में होता है? तो इस पे इतना समय लगता है। इसलिए मैंने कहा कि संविधान में संशोधन आवश्यक है। जब कोई पुराना मकान होता है तो आप उसको अगर नहीं तोड़ के नया बनाते हैं तो कम से कम प्लास्टर जो गिर गया है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, जो पुचारा है या जो पेंट है उसको नया करने का कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब शुरू से इतिहास रहा, जब कोई पुराना चीज़ होता है तो उसमें सुधार आवश्यकता है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करूँगा आपके माध्यम से कि संविधान में जो भी त्रुटियाँ हैं, जिस भी त्रुटि के कारण इस तरह का जो लोग हाथ उठाते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उस त्रुटि को अविलंब दूर करें। जो संशोधन करना हो उसके लिए संशोधन करे, कड़ा से कड़ा नियम बनाना हो कड़ा नियम बनावे। लेकिन सिर्फ वोट के राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए सभी पार्टी दोषी हैं, सभी को मिल के संविधान में संशोधन हर एक बिंदु पर इसको लेकर के करनी चाहिए। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप जनहित याचिका दायर करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करते हैं, PIL मैन कहे जाते हैं। आपने भारत के कलाकारों से लेकर चीन के राष्ट्रपति तक के खिलाफ ये सारा कुछ किया। इसके कारण से आपके मीडिया में भी नाम आते रहते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं और अलग अलग जगह के लोग भी पढ़ते हैं। बातें तो अच्छी है कि आपने बुराई के खिलाफ उन लोगों के अपने हिसाब से लगा कि आप वो खराब हैं तो आपने उनके खिलाफ PIL दायर कर दिया, दायर भी हो गया। लेकिन जो आपके समाज से जुड़े, जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जहाँ पर मैं विजिट भी किया, वहाँ से लोगों का राय भी पूछा, वो लोग कहते हैं कि ये सुधीर कुमार ओझा जो है ये पब्लिसिटी स्टंट में माहिर हैं। ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन इससे इनको बस एक पब्लिसिटी मिलती है। इसके अलावा ये ना तो हमारे समाज का, अपने मोहल्ले का कुछ करते हैं, उनके मोहल्ले में भी रोड टूटा हुआ है, ना मुजफ्फरपुर का कुछ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माफिया हैं, बहुत सारे मुन्ना शुक्ला हो या फिर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ ये अपना मुंह उतने प्रखर रूप से नहीं खोलते। इस पर क्या करें? देखिए, PIL जहाँ तक करने की बात है, मैं बता दूं कि कोर्ट फीस जब
माननीय नीतीश कुमार जी 2007 में बढ़ाए, वह कोर्ट फीस अगर बढ़ गया होता तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई गरीब व्यक्ति जिसको सताया जाता, जिसकी ज़मीन को दखल कर लिया था, वह कोर्ट में नहीं आ पाता। इतना बेतहाशा वृद्धि कोर्ट फीस का हो रहा था। आपको PLR कानून की किताब में मिलेगा, सुधीर कुमार ओझा वर्सेस बिहार सरकार, वह कानून बन गया है। मैं मर भी जाऊंगा, जो पैदा लेगा कानून का थोड़ा भी ज्ञान रखेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, वह अमर हो गया। जो कोई कहते हैं, कहना बहुत आसान है, अब मैं कहने पर जाता नहीं हूँ, मैं पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, आगे काम करता गया। वो कोर्ट फीस मैंने वापस करवाया और दावे के साथ कहता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जो आपके चैनल के माध्यम से सजा मुझे देनी है, कोई अभी दे सकता है। दूसरी बात कि इस शहर में आप कहते हैं कुछ नहीं किया, इस शहर में वर्ष 5 में 20 करोड़ रुपया आया था। उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी और मृत हो चुके माननीय समीर कुमार जी की लड़ाई में वह सड़क निर्माण नहीं हो रहा था। जब मैंने PIL किया, वो सड़क का निर्माण हुआ। बहुत समय दीजिएगा, कौन कौन सड़क का निर्माण हुआ मैं बता सकता हूँ। उसको भी कोई झूठा साबित कर दे, मैं दोषी अपने को मान लूँगा। आपका अभी मुजफ्फरपुर में मोती झील ओवर ब्रिज, आम गुला ओवर ब्रिज 2 साल में निर्माण करना था और 5-6 साल से लंबी चल रहा था। और बहुत सा छोटा सा जो कोई आम पब्लिक नहीं पूछ सकता है, इन लोग का एग्रीमेंट होता है, बनाने से नहीं लोग कमाता है ठेकेदार, वो दूसरे व्यू से पैसा कमाता है। जिसको मैंने बारीकी को पकड़ा, ये लोग अधिकारी से मिलकर के डीले करते हैं और डीले करने पर इनका 100 गुना 200 गुना एग्रीमेंट में रेट बढ़ता है। अगर टाइम पर बना देंगे तो नहीं कुछ कमा पाएंगे। उसको मैंने पकड़ा, बारीकी को, हाईकोर्ट में PIL किया और हाईकोर्ट से आदेश पर तुरंत निर्माण उसका हुआ। अभी वर्तमान सामने आपके माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का प्रतिमा लोग बड़ा खुशी से लगाए हैं, वो दिन मेरा है। उसमें महल खड़ा हो रहा था मार्केटिंग का, मैंने PIL करके और उसको पार्क के निर्माण का आदेश करवाया। मुझे न्योता तक भी नहीं दिया गया वहाँ आने के लिए, लेकिन वो दिन मेरा है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि दिन मेरा है। उस समय मेयर समीर कुमार माननीय हुआ करते थे और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने की बात थी, और मैंने PIL किया और आज वहाँ पार्क आप देखने को आपको मिल रहा है। पूरे जिला में 1600 करोड़ रुपया का सोलर लाइट का घोटाला हुआ था और अकेला शख्स 385 मुखिया, पंचायत सचिव से लेकर के BDO उनकी DDC तक पर कार्रवाई कराने का कार्य किया, FIR कराने का कार्य किया और बताने का कार्य किया कि किस तरह से 5000 का सोलर लाइट को 45,000, 50,000, 60,000, 30,000, 20,000 का भुगतान कराया गया है। आपके यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में गलत डिग्री कॉलेज खोलने के नाम पर 22 डिग्री कॉलेज को मान्यता दिया गया। मेरे केस पर जांच हुआ, सही पाया गया, सब पर FIR दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, कोऑपरेटिव घोटाला 1600 करोड़ का था और सारे किसानों का फसल बीमा का घोटाला कर लिया गया था। मेरे केस के बाद जांच हुई और सारे किसानों को 1-1 रुपया प्राप्त हुआ। आपको मैं चूँकि 745 से अधिक PIL मैं कर चुका और मैं गिनाने लगूँ तो 2-3 घंटा समय आपको देना होगा। हाजीपुर जोनल ऑफिस जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उसको ट्रांसफ़र कराने का प्रयास किया। उस समय माननीय रामविलास पासवान जी लालू जी में झंझट हो गया, एकता टूट गई और उस फीस से जो यहाँ पर था उसको हटा करके चाहते थे कि बाहर चला जाए। रामविलास जी को नीचा दिखाने के लिए मैंने PIL किया और उसको रुकवाया। क्या मैंने उसमें मैं काम करूँगा तो नाम होगा, स्वाभाविक है नाम होगा। आज मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आप उनको खोजे हैं। मैं काम करूँगा तो नाम होगा। कोई जलता है जले, काम करने वाले का नाम होता है। मुर्दा को कोई नहीं पूछता है, जिंदा को पूछता है। लालू जी हेलीकॉप्टर सड़क पर उतारे यही NH मनियारी में, किसी को पता भी था, किसी ने हिम्मत दिखाया कि हम क्या हेलीकॉप्टर सड़क पर उतारना जायज है? कोई हमको जवाब दे दे, मैं पीछे हट जाऊंगा। हेलीकॉप्टर सड़क पर उतारना अगर जायज है तो जो कहे मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया कि लालू से तो डर रहे थे। मैंने केस किया, मैंने नोटिस कराया। इतना ही नहीं, जब सलमान खान फिल्म बनाए नवयात्रा नवरात्रि, मेरे FIR के बाद उनको लव रात्रि फिल्म का नाम बदलना पड़ा। जब किसिंग सीन का सीन था धूम 2 में, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन, मेरे केस के बाद आज भी रिकॉर्ड मिल जाएगा मुजफ्फरपुर के जिला जज के यहाँ कि इसमें उसने माफीनामा लगाया है
और लिखा है कि इस तरह का सीन मैं कभी नहीं करूँगा। बहुत ये भी कहते हैं केस करते हैं, कुछ नहीं होता है। आप एक मामूली सा उदाहरण जिनपिंग का सामने का ले लीजिए। बहुत लोग को आश्चर्य है कि विदेश का राष्ट्रपति ये मुजफ्फरपुर केस कैसे हो गया। बहुत जिज्ञासा से भी देख रहे हैं, बहुत आश्चर्य भी कर रहे हैं, कुछ लोग पागल भी कह रहे हैं कि कैसे कर दिया। मैं जिस बिंदु को उठाया हूँ और मैं उसे जहाँ तक पहुँचाना चाहता था वो गौर से लोग देखे वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा। 1990 में ही, 87 में ही, 88 में ही एक किताब छापता है कि चाइना 2000 में वुहान में बना रहा है वायरस कोरोना के नाम से और फैलाएगा। यह 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले लिखा जा रहा है और उस दिन को हो जा रहा है। किसी का ध्यान नहीं गया। मैं पूरे विश्व को झकझोर दिया। उसके बाद आज सारा देश मेरे केस के बाद चाइना के खिलाफ है इस बिंदु पर। अरे केस मेरा एडमिट होगा कि नहीं, उस पर वारंट होगा कि नहीं, तुम उस पर जा रहे हो। जिस मैटर को मैं जनता के बीच, देश के बीच लाना चाह रहा हूँ, तुम क्यों नहीं लाते हो? पढ़ना तो आसान है। हम पर 2 मुकदमा हुआ, हरजन एक्ट से लेकर के और चाकू से मार के तेल छीनने का, मैं भी फेस किया हूँ। और तुम भी केस करो, है कुवत तो, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि घना में रोम जल रहा था, ये बंसी बजा रहे थे। आसान लगता है सोचने में, आसान लगता है कहने में, जब करने चलोगे तब तो बुझाएगा। तो ब्रेन होना चाहिए, वो आत्मन होना चाहिए, वो समझ होना चाहिए। मैं बता दूं कि मैं वकालत इसीलिए शुरू किया हूं कि न्यायालय के माध्यम से जनता को न्याय दिलाऊं, न्यायालय के माध्यम से पहले भ्रष्टाचार को मिटाऊं। नगर निगम का भ्रष्टाचार में मिटाया। कई केस है, मैं नहीं गिना सकता हूँ, जब समय दिया तो मैं गिना सकता हूँ। उसके बाद सदर अस्पताल में कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार को मैं उजागर किया हूँ। FIR हुआ है, जेल गया है लोग, कई बड़े बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई है। मेरे कार्रवाई को देख करके सरकार भी हिल गई है और कहने में कोई संकोच नहीं है इसके लिए सरकार बुरा माने या भला माने कि निगरानी विभाग को कमजोर कर दिया गया। अगर कमजोर नहीं करेंगे तो हम सब लोग जेल में रहेंगे। आपने सही कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार है, इस तरह का भ्रष्टाचार है, लेकिन कानून मैं नहीं बनाता हूँ। मुझे कोई जनता विधायक बनाया क्या? मुझे कोई MP बनाया क्या? तो मुझे कोई मुख्यमंत्री बनाया क्या? क्या मेरा ही दायित्व है ये सब करने का? मेरा जहाँ क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार में कोई कमी हो, उस क्षेत्राधिकार में अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो बतावे। मैं कोई कुछ कहता है मुझे कि फलाना काम कीजिए, मुझे लगता है मैं बहुत नीचे से उठा हूँ। मैं गाय चराया करता था, गाय खिलाया करता था, रहने के लिए घर नहीं था मेरे पास। मैं सारा ज़मीन बेच दिया इस लड़ाई के लिए। आप जांच कर सकते हैं, मेरे जितना ज़मीन था मैं अधिकतर ज़मीन बेच दिया हूँ। एक बाद में मुझे एक परिवार ने एक ज़मीन बहुत मैंने हम पर रहम खा करके एक सामने घर के दिया है, नहीं तो मैं अधिकतर ज़मीन बेच चुका हूँ, खरीदा नहीं हूँ। कहना बहुत आसान है। और बहुत सारा केसेस में आपको मैगी, उस समय बहुत तहलका था कि मैगी में लीड है, फलाना है। मेरे ही केस के बाद अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित से लेकर सब पर FIR दर्ज हुआ, मैगी बंद हुआ। ये सफलता नहीं है। माने जो भी मैं केस किया हूँ मुझे 99% सफलता मिली है, उसमें कहीं दो नहीं है। और जहाँ लगा है कि गलत हो रहा है, मैं बात उठाया हूँ, उठाते रहूँगा। मतलब ये हुआ कि जो समाज के लोग आपके खिलाफ बातें बोलते हैं, या तो उनमें ज्ञान की कमी है या तो वो आपसे जलते हैं कि आप उस गाय चराने वाले से लेकर आज सी जिनपिंग तक कैसे पहुंच गए। ये भी हो सकता है, कुछ कमियां होगी आप में, लेकिन बहुत सारे जलन और अज्ञानता भी हो सकती है। आपने जो बातें कही ठीक है, अभी जनता के सामने आएगी, जनता फिर से विचार करेंगे। अब हम आगे अपने बात को बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आतंक समाचार अपना एक मुहिम चला रहा है हिंदू राष्ट्र भारत के नाम से। आतंक समाचार चाहता है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे कोई राष्ट्र नहीं होना चाहिए। राष्ट्र का निर्माण धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आज के डेट में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं, 50 से ज़्यादा क्रिश्चियन देश हैं, यहाँ तक कि यहूदियों का, बौद्धों का भी देश है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्योंकि हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, हमको बनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज के डेट में ना हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी है, ना तो आज हम लोग भारत को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। तो क्या हम, मेरा सवाल ये है, आतंक समाचार का सवाल ये है कि क्या आप भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की चाह रखते हैं? देखिए, जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ आधिकारिक तौर पर, उसी समय
यह बातें आ गई कि मुस्लिम वर्ग के लिए पाकिस्तान बन रहा है, हिंदू वर्ग के लिए हिंदुस्तान बन रहा है। लेकिन हमारे जो पूर्वज महात्मा नेता लोग थे, उन्होंने एक आत्मीयता दिखाते हुए कि जिनको यहाँ रहने की इच्छा है वो रह सकते हैं, और उस आधार पर सभी वर्ग के लोग यहाँ आए रहे। आज जो परिस्थिति बन गई वह बहुत विस्फोटक परिस्थिति है। यह बहुत माने बहस का विषय है। एक मेरे चाहने न चाहने से अभी नहीं होने वाला है कि यहाँ क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इतना इंगित जरूर करूँगा कि पूर्व में जब ये बातें आ गई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग देश बनेगा, तो इससे स्पष्ट है हिंदुस्तान क्यों बना और पाकिस्तान क्यों बना। इसका आप जज कर लीजिए, आपको इसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरा तो साफ साफ जवाब है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि बाकी धर्मों को यहाँ पे रहने का तो मौका अगर नहीं वो राष्ट्र बनता है तो मुझे कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आज हम भारत की बात करें 1947 के बाद की हम बात चाहेंगे कि करें, सभी लोग यहाँ सकुशल रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे, और अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा होती है, बनती है, बात सही है कि पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं है जहाँ हिंदू राष्ट्र के रूप में हो, और बहुत सारे इस्लामिक चाहे बहुत सारे अति का देश है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें सभी को मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए और इसको पहल करना चाहिए। आप निजी तौर पे इसका समर्थन करते हैं? अवश्य करते हैं। ठीक है। अब मेरा आपसे सेकेंड लास्ट सवाल ये है कि आप क्या भविष्य में आने वाले समय में, अभी बिहार चुनाव आ रहा है या फिर आगे और भी चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनाव आएंगे, बहुत सारे चुनाव आएंगे, क्या आप अपने आप को पॉलिटिकली आगे ले जाएंगे? क्या आप एमएलए एमपी वगैरह के लिए अपने आप को आगे देखते हैं? देखिए, एमएलए और एमपी से कम मेरा आप ही कह रहे हैं कि नाम नहीं है देश से विदेश तक ले। एमएलए एमपी लोग क्यों बनता है आपके विचार में? मैं जानना चाहता हूँ कि एमएलए एमपी लोग क्यों बनता है। अगर समाज सेवा के लिए बनता है तो समाज सेवा मैं बिना एमएलए एमपी बन के कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, अब हर आदमी की इच्छा होता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो अगर जिस पार्टी में हम हैं, पार्टी हमको अगर टिकट देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। आप किस पार्टी से? मैं लोजपा से हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी से। ठीक है। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अगर दिया चुनाव लड़ा तो मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा, इसका मैं गारंटी जरूर देता हूँ। और जो करना चाहिए नेताओं को, उससे एक मिसाल मैं काम करूंगा कि ऐसा होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है, तो कर रहे हैं। मतलब अगर आपको भविष्य में टिकट मिले तो आप लोजपा से लड़ेंगे? अगर लोजपा की जगह आरजेडी, बीजेपी या कोई और दे तो? वो तो देगा, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो गर्व की बात है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर कोई टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा, विधायक बना, तो ना मैं पेंशन लूँगा, ना मैं उसका भत्ता लूँगा, ना मैं उसका वेतन लूँगा, ना मैं उसका गाड़ी लूँगा, ना मैं उसका लाल बत्ती लूँगा। कोई सुविधा लिए बगैर मैं समाज का सेवा करूँगा। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप समाज के लिए क्या संदेश देंगे? समाज को वही संदेश देंगे कि कोई अगर अच्छा कार्य करता हो तो उसे नाप तोल करके ही सही, अगर नहीं समझ में आया तो नाप तोल कर ही सही, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, उसे बूस्टअप करने का कार्य करना चाहिए, ना कि टांग खींचने का कार्य करना चाहिए। ये बात जरूर है कि कोई अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई और शिकायत दोनों होती है। शिकायत भी होनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट बाध्यता शिकायत होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट बाध्यता झलके। जो कोई कुछ कर रहा है, मैं भगवान नहीं कि उससे गलती नहीं हो सकता है, हमसे गलती हो सकता है, तो हमको सुधार कैसे हो, उस गलती में सही स्पष्ट तरीका से हमको झलके कि ये गलती हुई है, यह शिकायत करने वाले की बातों में झलकनी चाहिए। तो समाज को, चाहे हम या कोई हो, उसको बड़ाई भी करे, अच्छा काम कर रहा है तो, अगर गलत कहा तो शिकायत भी करे, लेकिन शिकायत करने से पहले तौल ले कि यह शिकायत करने लायक बातें हैं या नहीं है, तो शिकायत करे। और आदमी को दोनों होना चाहिए। अगर मुझे कोई शिकायत करता है तो मुझे खुशी है, कहीं लगता है गलत तो उसे संभालने का हमको मौका मिलेगा। अगर सब मेरा बड़ाई करने लगेगा, हम भगवान तो है नहीं, हम तो मनुष्य, गलती हो सकती है, तो सब के सब बड़ाई करने लगेगा तो हो सकता है हमें भी घमंड भी आ जाए, हम कुछ गलत और न करना सो करना शुरू कर दें। इसलिए शिकायत जितनी भी कोई मुझे करता है मुझसे शाबाशी देता हूँ। कहावत है, निंदक नियरे राखी है। सही बात है। तो मेरा इसी में एक सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या आप अपने समुदाय, मतलब अपने अधिवक्ता समुदाय के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने अधिवक्ता समुदाय के लिए यही कहेंगे कि आप जिस न्याय की किताब पढ़ के कोर्ट में आए हैं, आपकी बहुत अहम भूमिका है, अहम रोल है। आप जब अपनी बातों से सामने बैठे जजेज को कोई बात रखते हैं,
दोनों पक्ष, तो किसी न किसी एक पक्ष का फैसला सुनने के बाद उनको करना पड़ता है। उसमें नहीं है कि वो अपने मन से दोनों के छोड़ के तीसरा फैसला कर देंगे, तो आपकी बड़ी रोल है। आप जो बातें रखते हैं उसी में फैसला होता है। तो जितना आप न्यायपूर्वक काम कर सके, जितना ईमानदारी पूर्वक काम कर सके, जितना समाज का सेवा कर सके, या जानकारी में हो गया कि कोई क्रिमिनल है, वाकई में घटना किया है, तो उससे जितना बच सके, सजा दिलाने में आप मेहनत कर सके, ये निखार लाएगा अधिवक्ता समाज को। और जो कहीं कुछ थोड़ा बहुत किसी से कुछ सुनने में आता है शिकायतें, वो भी नहीं मिलेगा। और हमारा जो दायित्व है, उस दायित्व का वाकई में हम निर्वहन, चूँकि हम डबल ग्रेजुएट कहे जाते हैं, हम पढ़े लिखे लोग भी जब गलतियां करना शुरू करेंगे, तो फिर नीचे स्तर के जो अनपढ़ गवार हैं वो गलती क्यों नहीं करेंगे? तो फिर तो भगवान ही माफ़ करेंगे वैसे व्यक्ति को। इसलिए हम लोग को समझदारी के साथ काम करना चाहिए, जितना भी न्यायपूर्ण काम हो, सेवा हो करना चाहिए। ठीक है, आतंक समाचार के लिए समय देने के लिए आपका चलिए, हमको बहुत बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।